मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। आज प्री बोर्ड के लिए हम डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब पूरी पार्टनरशिप कैसे ख़त्म होती है उस चीज़ का रिवीजन करेंगे। ये थोड़ा क्विक रिवीजन होगा, डिटेल रिवीजन नहीं होगा, तो इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे। चलो, इसमें बेटा अपन क्या क्या कवर करेंगे एक बार वो देखते हैं, ठीक है। एक तो डिसोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, और डिसोल्यूशन का जो अकाउंट्स होते हैं, सेटलमेंट के अकाउंट, वो क्या क्या बनेंगे। उसके अलावा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा डिसोल्यूशन का, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अपन कब तक पढ़ते आ रहे थे, जब तक किसी पार्टनर की डेथ हो रही थी तब भी रिवैल्यूएशन हो रहा था। अब अपन पूरी पार्टनरशिप ही खत्म कर रहे हैं तो यहाँ पे रियलाइजेशन बनेगा। रियलाइजेशन मतलब कि जब पार्टनरशिप खत्म होती है ना बेटा, तो उस पूरी पार्टनरशिप के असेट हम बेच देते हैं और लाइबिलिटी को मीट ऑफ कर देते हैं, तो रियलाइज करते हैं सारी वैल्यू। इसलिए इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। जो भी हमारे पास है उसका जो मॉनेटरी वैल्यू में उसे रियलाइज करके और उससे लाइबिलिटी पे ऑफ कर देते हैं, और जो भी बचता है वो पूरा पार्टनर्स लेके जाते हैं, ठीक है बेटा। लोन बाय फर्म टू पार्टनर एंड लोन बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर्स की कैपिटल पे उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। असेट एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर असेट एंड लाइबिलिटी ले जाता है तो क्या होगा वो देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे, ठीक है बेटा। चलो, डिसोल्यूशन का एक बार मीनिंग देखते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन देखो बेटा। इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर एज पार्टनर्स। ओवर टाइम, फॉर सम रीजंस यू डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस कंप्लीटली। दिस प्रोसेस ऑफ एंडिंग द बिजनेस, सेलिंग एसेट, पेइंग ऑफ लाइबिलिटी एंड सेटलिंग अकाउंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों चीजें अलग कैसे होती हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसी पार्टनर के एडमिशन और किसी पार्टनर के रिटायरमेंट पे किया जाता है। मतलब कि कोई पार्टनरशिप आपने, लेट सपोज कोई पार्टनरशिप है, अपन दोनों के बीच में पार्टनरशिप है, ठीक है। तो अब कोई तीसरा पार्टनर आएगा तो उसको एडमिट करने के लिए पहले ये पार्टनरशिप टूटेगी, ठीक है। उसके बाद नई पार्टनरशिप बनेगी। फर्म नहीं खत्म हो रही, फर्म रहेगी, इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ये मान के चलना, ठीक है। अंदर का जितना भी है वो सब रिस्ट्रक्चर हो रहा है। पहले दो पार्टनर थे, वो पार्टनरशिप टूटी है, तब ये तीसरे के साथ नई पार्टनरशिप बनी है। उसको कहते हैं क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होता है बेटा, उसमें सारे पार्टनर्स हट जाते हैं, फर्म खत्म हो रही होती है, पूरी फर्म खत्म हो रही होती है। पार्टनरशिप खत्म नहीं हो रही, पूरी फर्म ही खत्म हो रही है। इसके बाद इस फर्म के नाम से कोई बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। इन सिंपल वर्ड्स, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मीन्स परमानेंटली शटिंग डाउन, पूरी तरीके से बंद, ठीक है, द बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरीथिंग अमंग पार्टनर्स आफ्टर क्लियरिंग डेब्ट। आपने पूरा असेट बेच दिया, जो भी आपके माथे पे जो भी कर्जा था वो आपने चुका दिया, उसके बाद जो बचा पार्टनर्स ने बांटा और ये पूरी फर्म खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये सुनने में जितना इजी लग रहा है उतना ही लेंथी प्रोसेस भी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ओके, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मीन्स द क्लोजर ऑफ बिजनेस एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल मैटर्स बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। आप इसके अंदर जितने भी बिजनेस को बंद करोगे और जितने भी फाइनेंशियल मैटर है उनको क्लोज करोगे, ठीक है, उसको सेटल अप करोगे, और पार्टनर्स के बीच में जो भी फाइनेंशियल मैटर है उनको सेटल अप करोगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ना कि पार्टनर ने भी लोन दिया हो, ओके, पार्टनर ने लोन दिया है या पार्टनर को लोन दिया है या पार्टनर के फैमिली मेंबर में से किसी को लोन मिला है या उसने लोन दिया है, उनको भी, दोनों में फर्क होता है। पार्टनर का लोन देना और पार्टनर के फैमिली मेंबर का लोन देना दोनों अलग अलग है। पार्टनर के फैमिली मेंबर ने अगर हमें लोन दिया है ना तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है, वो पहले प्रायोरिटी में आएगी। अगर पार्टनर ने दिया होता तो वो बाद में प्रायोरिटी में आता, लेकिन पहले अगर उसके किसी रिलेटिव ने दिया है तो वो हमारे लिए एक्सटर्नल डेब्ट बन गया, बाहर का। पार्टनर का दिया हुआ तो इंटरनल है, वो तो हम सेटल अप कर देंगे बाद में, लेकिन जिसने बाहर से लोन दिया है पहले उसको सेटल अप करना होगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पहला मैंने आपको मीनिंग समझाया था ना बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। दूसरा, बिजनेस कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप खत्म होने पे बिजनेस कंटिन्यू किया जा सकता है, फर्म नहीं खत्म हो रही है, लेकिन फर्म खत्म होने पे बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि फर्म ही खत्म हो चुकी है, ओके। थर्ड आता है रीजन। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर। और इसके पीछे रीजन क्या होगा, या तो म्यूचुअली डिसाइड किया है, या कोई इंसॉल्वेंट हो गया, या कोर्ट का ऑर्डर आ गया, या लीगल रिस्ट्रिक्शंस लग गए। पहले हम खुले, हम मान लो कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले लीगल थी बेचना, हम बेच रहे थे,
फिर कोई लीगल नोटिस आ गया या कोई रूल चेंज हो गया है ना कि ये चीज़ बेचना इलीगल है, तो अब तो हमें बंद करना पड़ेगा ना वो बिजनेस। ठीक है। म्यूचुअल डिसीजन सारे पार्टनर से मिलकर डिसाइड किया है। इंसॉल्वेंसी पार्टनर अब अपना डेप्ट पे करने के लिए सक्षम नहीं है। कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ने कहा बंद करो तो बंद करना पड़ेगा। ठीक है। इफेक्ट ऑन असेट एंड लाइबिलिटी, इस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? इन पार्टनरशिप डिसोल्यूशन एसेट एंड लाइबिलिटी रिमेन विद द फर्म। ऑब्वियसली वो चेंज नहीं हो रहे क्योंकि पार्टनरशिप चेंज हो रही है, फर्म का जितना भी हिसाब किताब है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है। पर अगर अपन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हैं तो फिर फर्म ही खत्म हो रही है, एसेट बिकेंगे, लाइबिलिटी पे ऑफ होगी। ठीक है। इन फर्म डिसोल्यूशन ऑल एसेट आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। इफ थ्री पार्टनर ए बी सी आर रनिंग अ बिजनेस एंड सी रिटायर हो गया, द फर्म कंटिन्यू विद ए एंड बी, दिस इज पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। ठीक है। इफ ए बी सी डिसाइड टू शट डाउन द बिजनेस कंप्लीटली, बेटा यहाँ पे पूरा बिजनेस ही बंद हो रहा है, मतलब फर्म ही खत्म हो जा रही है। सेल ऑल एसेट्स एंड क्लियर ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, इट इज फर्म डिसोल्यूशन। ठीक है बेटा, इसको फर्म डिसोल्यूशन कहेंगे। इनकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे ही रखे हैं, एक बार उनको गो थ्रू कर लेना, बहुत ईजी से हैं, समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो। अ पार्टनरशिप फर्म इज डीम टू हैव बीन डिसॉल्व इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पार्टनरशिप फर्म को कब डिसॉल्व मान लिया जाएगा? ठीक है, कि फर्म अब बंद हो गई है। पहला, एक्सपायरी ऑफ टर्म और कंप्लीशन ऑफ पर्पस। हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी ये सोच के कि 6 महीने चलाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। 6 महीने हो गए, हमने पार्टनरशिप बंद कर दी। ठीक है। कंप्लीशन ऑफ पर्पस, ये तो था एक्सपायरी ऑफ टर्म 6 महीने वाला। ठीक है। अब है कंप्लीशन ऑफ पर्पस। हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करी कि ये बिल्डिंग बना के देनी है किसी को, वी बोथ आर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। तो हमने पार्टनरशिप करी कि दोनों मिलकर एक बिल्डिंग बनाते हैं और इस बंदे को ये बिल्डिंग बना के देनी है। अब हमारी पार्टनरशिप कब तक चलेगी? जब तक वो बिल्डिंग नहीं बन जाती। जैसे वो बिल्डिंग बनी, हमारी पार्टनरशिप खत्म। ठीक है बेटा। डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। इफ अ पार्टनर डाइज और बिकम इंसॉल्वेंट, द पार्टनरशिप इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट स्टेइंग दैट द फर्म विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस फर्म को हमें बंद करना होगा। लेकिन अगर उसके पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि ये फर्म किसी की डेथ होने के बाद या किसी के इंसॉल्वेंट होने के बाद भी रिमेनिंग पार्टनर के साथ चल सकती है, तो फिर चलेगी। ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर, सबने मिला, सबने कहा घाटा हो रहा है, बंद करो, बंद कर दे, सिंपल। ठीक है बेटा। बिजनेस बिकम इलीगल, पहले बम बनाना बहुत लीगल था, अब इलीगल हो गया। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जो लीगल थी बट अब इलीगल हो गई। आर्म्स की सप्लाई लीगल थी, अब इलीगल हो गई। ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, इलीगल हमेशा से इलीगल है और अभी भी इलीगल रहेगी और पहले भी इलीगल ही थी। इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि कोई चीज़ पहले लीगल थी, अब इलीगल हो गई, तो आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ठीक है बेटा। व्हेन ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, एक जने के अलावा सारे के सारे दिवालिया, तो फिर तो बंद ही करो। एक जना कौन सी पार्टनरशिप करता है, समझो, वो तो सोल प्रोपराइटर हो गया, तो टेक्निकली पार्टनरशिप बंद हो गई, फर्म पूरी बंद हो गई। व्हेन द फर्म इज ऑर्डर बाय द कोर्ट टू शट डाउन, ऑर्डर आ गया कोर्ट से, बंद करो इसको, तो बंद करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ठीक है। अ कोर्ट कैन ऑर्डर डिसोल्यूशन इन केस लाइक अ पार्टनर बिकम मेंटली अनस्टेबल। भाई कोई पार्टनर है, कस्टमर आने पे उसमें भाटे की दे मार रहा है, तो फिर क्या फायदा उस चीज़ का? कोर्ट ने क्या कहा, बंद कर दो, बंद कर दी। ठीक है। अ पार्टनर इज गिल्टी और मिसकंडक्ट दैट अफेक्ट बिजनेस। पार्टनर किसी केस में फंसा हुआ है, फॉर एग्जांपल वो किसी के मर्डर केस में फंसा हुआ है, वो गिल्टी है। ठीक है। और प्रूव हो गया वो गिल्टी है। ठीक है। या मोरल ट्रिप, किसी तरह का मोरल ट्रिपेट कर दिया उसने, मोरालिटी को हिट कर दिया किसी इंसान की, या पब्लिकली ऑफेंस कर दिया, तो भी कोर्ट ने कहा बंद करो, बंद करना पड़ेगा। ठीक है। जिसके कारण उनका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, ध्यान रखना बेटा। कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग, इट इज इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू। वो नहीं है, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ही 35 लाख का था तो हमें घाटा 36 लाख का कैसे हो गया, वो वाली बात समझना। कि इसके अंदर ऐसा है कि आपका हर साल लॉस हो रहा है, तो उसको फिर कंटिन्यू करने का क्या फायदा? कोर्ट ने कहा बंद करो यार, कुछ और देख लो। ठीक है। अ पार्टनर रिफ्यूज टू परफॉर्म ड्यूटीज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। भाई पार्टनर्स की ड्यूटी दी हुई थी, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, पार्टनर्स उसे परफॉर्म करने से मना कर देते हैं।
ठीक है, तो उसमें भी, उस केस में भी हम बंद करेंगे। पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अब हम अकाउंट्स कैसे सेटल करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व, इट्स असेट्स आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड इन फॉलोइंग ऑर्डर। बेटा ये ऑर्डर ध्यान रखना है, ये प्रायोरिटाइज ऑर्डर है कि पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ठीक है। सबसे पहली चीज हम क्या सेटल अप करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन। कोई भी एक्सपेंस हुआ है डिसोल्यूशन में, पहले उसको सेटल अप करेंगे, ठीक है। डिसोल्यूशन के चलते लीगल फीस हो गया, पेमेंट टू अकाउंटेंट हो गया, बहुत कुछ होता है बेटा, ध्यान रखना। तो वो पहले वो चीज़ सेटल अप होगी। फिर उसके बाद होगा आउटसाइडर लाइबिलिटी। आउटसाइडर लाइबिलिटी मतलब जो बाहर वाले लोग हमसे मांगते हैं, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक लोन हो गए, या किसी से आपने पर्सनल लोन उठा रखा है, मतलब फर्म ने पर्सनल लोन उठा रखा है किसी इंसान से, तो वो भी आउटसाइडर लाइबिलिटी में आता है। मैंने बताया था ना, एक पार्टनर्स का दिया हुआ लोन या पार्टनर्स के रिलेटिव का दिया हुआ लोन, पार्टनर्स के रिलेटिव का दिया हुआ लोन सेकंड प्रायोरिटी में आएगा, आउटसाइड लाइबिलिटी में, ठीक है बेटा। लोन बाय पार्टनर थर्ड प्रायोरिटी पे आएगा, ठीक है, इफ एनी लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। फिर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, चौथी प्रायोरिटी है कैपिटल अकाउंट पार्टनर की, भाई रिमेनिंग बैलेंस रिटर्न एज पर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वो जिस भी हिसाब से बच गया ना पैसा, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उस बंदे को दे दो। सरप्लस डेफिशिएंसी, कोई भी सरप्लस हो रहा है तो पार्टनर्स को दे दो, कोई भी डेफिशिएंसी हो रही है तो फिर पार्टनर से ले लो, ठीक है बेटा। ये 5 ऑर्डर है ना, ये ध्यान में रखने, ठीक है। एक बार वापस से, पहला आप डिसोल्यूशन के एक्सपेंस, दूसरा आप आउटसाइड लाइबिलिटी, तीसरा पार्टनर्स का लोन, चौथा आप क्या कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट, और पांचवा कोई भी सरप्लस या डेफिसिट हो रहा है तो उसको एडजस्ट करेंगे। पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट, ठीक है, इसका एडजस्टमेंट समझते हैं क्या है। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व, डेब्ट्स आर सेटल इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। पहले तो ये बता बेटा, यहां तक पढ़ा है, सारा क्लियर हुआ, कोई डाउट? चलो, when a partnership firm is dissolved, debt are settled in specific order। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो आपके डेप्ट कैसे, अब समझना आउटसाइडर में भी अलग अलग डेप्ट वो होते हैं, डेटर मतलब क्रेडिटर्स हमारे, ठीक है, तो उनको किस तरीके से सेट ऑफ करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि लोन वाले को पहले दे दिया, क्रेडिटर को बाद में दे रहे हैं, या क्रेडिटर को पहले दे दिया लोन, क्या ऑर्डर रहेगा वो समझते हैं, और किस तरीके से पेमेंट होगा। फर्म का डेप्ट है, सबसे पहले तो फर्म की एसेट से जाएगा, पहले क्या बिकेगी, इस फर्म की एसेट, ठीक है, इस फर्म की नहीं, मतलब जो भी फर्म है उसकी एसेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्म का डेब्ट कहाँ से देंगे, फर्म की एसेट से, ठीक है। अगर फर्म की एसेट कम बच जाती है तो उसके बाद पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट बिकेंगे बेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट जाएंगे, पार्टनर का घर बिक जाएगा, पार्टनर, मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर पार्टनर कुछ पार्टनर कच्चे बनियान तक बिक जाते हैं, कुछ नहीं बचता उसके, सब बिक जाएगा उसका, लेकिन उसे पे ऑफ करना ही पड़ेगा, और फिर भी अगर कुछ बच जाता है फिर पार्टनर जाता है कोर्ट के पास गिड़गिड़ाता हुआ कि अब नहीं हो रहा, मुझे इंसॉल्वेंसी का एक सर्टिफिकेट दे दो ताकि मेरे से जो मांगते हैं मैं उनके मुंह पे फेंक मारूं। और कोर्ट पार्टनर्स को इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट तब देता है जब कोर्ट खुद कंफर्म कर ले कि अगले के पास कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया, तब उसको इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। प्राइवेट एसेट कैन बी यूज बट ओनली आफ्टर सेटलिंग देयर पर्सनल डेप्ट, लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है। फॉर एग्जाम्पल मैं पार्टनर हूँ, ठीक है, मैंने मिस्टर राम श्याम और कोई भी XYZ उनसे पैसे ले रखे थे, मेरे पर्सनल के फर्म के नाम से नहीं ले रखे, मैंने पर्सनली भी पैसे उठा रखे थे, तो पहले वो राम श्याम और मिस्टर XYZ जो भी उनको, पहले मैं उनको पैसा दूंगा, फिर ड्यूटी आती है फर्म की तरफ, फिर जो मेरे पास बच गया वो फर्म के डेप्ट में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है मैं फर्म का डेप्ट पहले दे दूं और बाद में उनको पेमेंट करूं, नहीं, पहले उनका पेमेंट होगा क्योंकि वो मेरा पर्सनल वो था, ठीक है, लोन, ओके बेटा। ये तो हो गया फर्म का डेप्ट। अब प्राइवेट डेप्ट में समझो, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी क्या है, पेड फर्स्ट फ्रॉम पार्टनर्स प्राइवेट एसेट, उसका पहला सब बिकेगा, ठीक है। फर्म क्रेडिटर कैन नॉट क्लेम प्राइवेट एसेट अल्टिल पर्सनल डेप्ट आर सेटल, मैंने बताया ना बेटा, पहले पर्सनल डेप्ट जाएंगे, मिस्टर राम श्याम जो भी था उसकी, जिससे उसे मांग रखा था, पहले उसको दोगे, फिर आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, और इसके पर्सनल एसेट से जाएगा जो भी जाएगा। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सबसे पहले फर्म के डेप्ट पेमेंट होंगे, फिर प्राइवेट डेप्ट पेमेंट होंगे, ठीक है। इसमें पेड फ्रॉम फर्म्स एसेट फर्स्ट, पहले फर्म की एसेट से दिया जाएगा, फिर पार्टनर के प्राइवेट एसेट से दिया जाएगा, ठीक है। और इफ फर्म एसेट आर नॉट इनफ, रिमेनिंग फर्म डेप्ट कैन बी रिकवर फ्रॉम द पार्टनर्स पर्सनल एसेट, जो हम पढ़ चुके, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें?
नहीं, चलो अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। चलो, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व इट्स एसेट्स आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, द रिमेनिंग अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। दिस प्रोसेस इज रिकॉर्डेड थ्रू अ सीरीज ऑफ जर्नल एंट्रीज यूजिंग स्पेशल अकाउंट्स कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन पहले बनता था, अब रियलाइजेशन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। हम इसमें पहली चीज इस एसेट का नेचर समझना है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सारे एसेट ट्रांसफर कर देते हैं, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं, फिर एसेट से जो हमें पैसा मिलता है वो रियलाइजेशन में ही आता है अकाउंट में, और जो पेमेंट हम लाइबिलिटी का करते हैं वो भी रियलाइजेशन से ही पेमेंट होता है। मतलब सारे खाते बंद हो जाते हैं फर्म के, सिर्फ एक खाता बचता है जिसमें पूरा सेटलमेंट होता है हर चीज का। ठीक है बेटा, अब इसका स्टेप बाय स्टेप एक बार अकाउंटिंग प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हम खाता खोलेंगे रियलाइजेशन का। ठीक है, अ रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। सेकेंड स्टेप, आप सारे एसेट ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में। उसकी एंट्री क्या होती है, ध्यान, एक और चीज, ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट, इनकी कोई, देखो कैश और बैंक को एक बार साइड रखो, फिक्टिशियस एसेट की कोई वैल्यू नहीं होती, और कैश और बैंक तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है। तो इन तीनों के अलावा जितनी भी एसेट है वो ट्रांसफर होंगी बेटा। आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू पे नहीं, बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएशन काटने के बाद जितना भी आपका वैल्यू बचता है ना एसेट पे, वो बुक वैल्यू होती है। फेयर वैल्यू पे नहीं लेना है, बुक वैल्यू पे लेना है। अगर दो वैल्यू दे दे, फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू, आप बुक वैल्यू चूज करोगे। ठीक है, जनरल एंट्री देखेंगे बेटा। इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। रियलाइजेशन एक एसेट बन जाती है, रियलाइजेशन हमारा बढ़ गया तो डेबिट हो गया, वहीं पे ही हमारा एसेट कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। तो ये समझ आया डेबिट और क्रेडिट क्यों हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट ट्रांसफर करने की एंट्री। अब while transferring the asset to this account the following point should be kept in mind। पहला, only those asset which can be converted into cash, वही ट्रांसफर होगा। तो कैश और बैंक तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसीलिए हमने ट्रांसफर नहीं किया। फिक्टिशियस एसेट का कोई फायदा ही नहीं है, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। आर ट्रांसफर टू द अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट शुड बी इग्नोर्ड, सच अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है बेटा, तो पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने समझा था क्या होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो होता तो करंट ईयर में है लेकिन उसका बेनिफिट हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, तो हम उसे एक तरीके का एसेट की तरह शो करते हैं, लेकिन वो एसेट होता नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, चलिए, इफ देयर एग्जिस्ट अ प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट, किसी भी एसेट के अगेंस्ट में प्रोविजन बना हुआ है, लेट्स सपोज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस तरह के प्रोविजंस, such provision for bad and doubtful debts or provision for depreciation etc, the asset should be transferred to the realization account। ध्यान रखना, आप सेटल अप नहीं करोगे कि आप लेस करके ट्रांसफर कर दोगे, नहीं। सबसे पहले आप डेबिट साइड में एसेट को डालोगे और क्रेडिट साइड में उनके प्रोविजंस को डालोगे। ध्यान रखना, आप लेस नहीं करोगे। आप सोचेंगे कि आप मैं नेट इम्पैक्ट दिखा दूं, तो नेट इम्पैक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, आप एक्चुअल वैल्यू ही डालोगे। आपने प्रोविजन बनाया बैड डेब्ट्स का, अगर नहीं हुए तो वो तो हमें रिकवर हो जाएंगे ना। तो ध्यान रखो, आप उसको डेबिट साइड डालोगे और उनके प्रोविजंस को आप क्रेडिट साइड डालोगे। ठीक है, तो इधर देखते हैं। सबसे पहले डेटर को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू डेटर। रियलाइजेशन क्यों डेबिट हुआ, हमारी एक एसेट बढ़ गई। डेटर हमारा क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेटर को हम कम कर दे रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रियलाइजेशन, यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी कम हो जा रही है, लाइबिलिटी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोविजन लाइबिलिटी साइड जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्यों ट्रांसफर हुआ बेटा, समझ आ गया ना। ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, क्योंकि वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। हमें कन्वर्ट, हम कैश में और बैंक में कन्वर्ट करने के लिए ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं, वो कन्वर्टेड है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। असेट आर ऑलवेज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। आपका असेट है ना बेटा, वो हमेशा बुक वैल्यू पे ही जाएगा। मैंने पहले भी समझाया था आपको, अगर दो वैल्यू दे देंगे आप बुक वैल्यू पे डालोगे। ठीक है, अब स्टेप 3 है ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। हमने सबसे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट खोला, हमने एसेट ट्रांसफर किया। अब स्टेप 3 में हम लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट बेटा। ठीक है, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, क्रेडिटर, लोन्स, बिल्स पेबल आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। ये भी बुक वैल्यू पे ही जाएंगे। एक और चीज, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जा रही है बेटा, इंटरनल नहीं। ध्यान रखना, एक्सटर्नल मतलब आपके क्रेडिटर, आपका लोन, आपका बिल्स पेबल। ठीक है, इंटरनल जैसे पार्टनर ने लोन दिया है तो वो इंटरनल लाइबिलिटी होगी। ठीक है, हाँ।
लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, आपने लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया। अब ये फॉलोइंग पॉइंट है जो अपने को दिमाग में रखना है लाइबिलिटी ट्रांसफर करते वक्त। सबसे पहला है ओनली दोज लाइबिलिटीज विच रिलेटेड टू थर्ड पार्टी। बेटा थर्ड पार्टी से रिलेटेड लाइबिलिटी ही जाएगी। यहाँ पे पार्टनर्स के रिलेटिव भी थर्ड पार्टी में आ जाता है, ठीक है, पार्टनर के रिलेटिव भी थर्ड पार्टी में आ जाता है। आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट सच एज creditors, bills payables, bank overdraft, other outside loan, provident fund, outstanding expense, partners wife loan, ये सब कुछ, ठीक है। सेकंड, पार्टनर्स लोन अकाउंट टू आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका लोन अकाउंट अलग से बनेगा बेटा, ये ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। पार्टनर्स लोन अकाउंट आर प्रिपेयर्ड एंड पेड ऑफ सेपरेटली, इसको अलग से पे किया जाएगा। दिस इज बिकॉज a partner's loan is to be paid after payment of outside liability, ठीक है। आउटसाइड लाइबिलिटी के बाद पेमेंट किया जाता है इसका। पहले आउटसाइड लाइबिलिटी हम ट्रीट करते हैं, उसके बाद प्रायोरिटी क्या थी, पहले डिसोल्यूशन के एक्सपेंस, आउटसाइड लाइबिलिटी, फिर पार्टनर्स के जो इंटरनल लाइबिलिटी है वो लोन बाय पार्टनर, फिर उसके बाद आपका क्या था कैपिटल अकाउंट, उसके बाद फिफ्थ क्या था सरप्लस एंड डेफिसिट। इसी ऑर्डर में रखना है अपने को, ठीक है। ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर चेंज होते ही आंसर खराब हो जाएगा, ठीक है। बट बिफोर द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ये आप आउटसाइड लाइबिलिटी के बाद में लेते हो लेकिन पार्टनर्स कैपिटल के पहले ले लेते हो, तो इसका लोन अकाउंट अलग से बनेगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सच एज जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल आर आल्सो नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है बेटा। दीज अकाउंट आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे बेटा पार्टनर्स में, ठीक है। फॉलोइंग एंट्री, मेरी बात समझना, जनरल रिजर्व क्या है, ये रिजर्व एक अलग से बनाया हुआ है, लेकिन ये बनाया हुआ तो प्रॉफिट के थ्रू ही है, तो टेक्निकली फर्म का प्रॉफिट ही है। रिजर्व फंड भी वही है, कंटिजेंट रिजर्व भी वही है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट जो बैलेंस है हमारा वो भी वही है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी वही है। तो ये सारे रिजर्व बनाए हुए तो प्रॉफिट से ही है, तो ये प्रॉफिट एट दी एंड किस में बढ़ जाएगा बेटा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 क्या करेंगे, बेच दो, बेच मारो, सारी एसेट लाइबिलिटी है जो एसेट जितनी भी है बेच मारो, उनसे लाइबिलिटी पे ऑफ करो। तो आपने एसेट आप बेचोगे, इफ एसेट आर सोल्ड द कैश रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड, ठीक है। अगर आपने एसेट बेच दी तो जो कैश आपको आया है वो रिकॉर्ड करो, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब एसेट का कहीं नाम नहीं आ रहा, आपने एसेट पूरी खत्म कर दी थी, उसके नाम पे एक नई एसेट बना दी थी रियलाइजेशन की, ठीक है। तो अब जो भी आप एसेट बेच रहे हो ना वो बिक रही है रियलाइजेशन के नाम पे, ठीक है। तो आप जब भी आपको पैसा मिलेगा किसी एसेट के बदले में तो रियलाइजेशन ही आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। अब लाइबिलिटी का पे ऑफ करोगे, इफ लाइबिलिटी आर पेड कैश इज रिड्यूस, तो रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है। चलो स्टेप 6 है बेटा पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस। आप डिसोल्यूशन एक्सपेंस को पेमेंट करोगे, सब बिक गया, हो गया। अब हमें पेमेंट करना शुरू करना है। आपने डिसोल्यूशन का एक्सपेंस पे किया, ये भी रियलाइजेशन के थ्रू ही जाएगा, रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है। मतलब जो भी पेमेंट हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है बेटा, उसका सारा खर्चा, पैसा आने से लेके पैसा जाने तक सारे अकाउंट हम क्लोज कर चुके हैं। सिर्फ एक ही अकाउंट बचता है रियलाइजेशन। तो पैसा आएगा तो भी रियलाइजेशन में आएगा, पैसा जाएगा तो भी रियलाइजेशन से ही जाएगा। तो अब आपके पास सिर्फ 2 ही अकाउंट एक्टिव है, पहला है कैश, दूसरा है रियलाइजेशन। तो एंट्री दोनों के बीच में ही होनी है। जो भी आप बेच रहे खरीद रहे हो ना, ये आप मेंशन करोगे आपके नरेशन में, ठीक है। स्टेप 7 देखो बेटा, फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस व्हेन एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म रियलाइजेशन टू कैश। व्हेन एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन आर पेड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो क्या करोगे, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर ने पैसा दिया है, ठीक है, पर फर्म के नाम से दिया है, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ाओ, ठीक है। तो हम उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे जितने रुपए से भी है। और ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन तुम्हें काफी कंफ्यूज करता है। इसके 10 से कितने थे, शायद 8 या 9 इनके अलग अलग वो थे, ठीक है। चलो, when the firm has agreed to pay a fixed amount to the partner towards realization expense and the partner has to bear the expense, तो भी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन के एक अलग से पैसे पकड़ा दिए कि ये पैसे आपको देने हैं, ठीक है, और पार्टनर ने पेमेंट कर दिया। डी पॉइंट देखो, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर टू बी बोर्न बाय पार्टनर, ये उठाने ही पार्टनर को ही है, ठीक है। एंड द एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म, ये पार्टनर के माथे के खर्चे हैं और पेमेंट किसने किया है, फर्म ने। तो आप एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, क्योंकि पार्टनर को देना था पर पार्टनर के बदले में फर्म ने दे दिया, तो पार्टनर की कैपिटल कम करो, ठीक है। तो पार्टनर की कैपिटल कम करेंगे, डेबिट करेंगे, और आप क्या पेमेंट कर रहे हो, कैश या बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो उसे क्रेडिट करोगे। ये आपको 5 सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इसके 10-10 पता नहीं कितने आपके केसेस बने हुए हैं और हो सकता है वो क्वेश्चन पेपर में आ जाए। इन चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। नो एंट्री विल बी पास्ड इफ द एक्सपेंस आर टू बी बोर्न एंड पेड बाय द पार्टनर आउट ऑफ हिज पॉकेट। कोई भी एंट्री पास नहीं होगी अगर कोई भी एक्सपेंस है वो पे किया है पार्टनर ने आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने खुद की इच्छा से पे किया है, ठीक है। वो फर्म का नहीं था, कोई भी पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री फर्म पास नहीं करेगा। वो पार्टनर अपने पर्सनल अकाउंट में पास करता रहे, हमें उससे लेना देनी है। फर्म की है उसमें कोई एंट्री नहीं होगी इसकी, ठीक है बेटा। देखो, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस इट इज अज्यूम दैट इट इज आउट ऑफ हिज पॉकेट। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस का कोई भी ट्रीटमेंट मेंशन नहीं है तो हम ये मानेंगे पार्टनर ने खुद की जेब से दिया है, कोई एंट्री पास नहीं करनी है। स्टेप 8 देखो बेटा, डिस्ट्रीब्यूट रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रियलाइजेशन का जो भी आपका बैलेंस बचा, या तो डेबिट साइड ज़्यादा बचेगा या क्रेडिट साइड ज़्यादा बचेगा। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, उनके कैपिटल में बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। इफ देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द असेट सेल एंड लाइबिलिटी पेमेंट इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा बेटा, मतलब आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो आपका रियलाइजेशन जो पार्टनर्स कैपिटल है वो डेबिट हो गया, पार्टनर्स और उस अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी ट्रीटेड एज द सेम एज ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी रिप्लेस बाय रियलाइजेशन अकाउंट। सेम चीज रहेगी। याद है लास्ट चैप्टर्स में अपन ने वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये सब देखा था। तो जो आप वर्कमैन कंपनसेशन का करते हुए आ रहे थे ना ट्रीटमेंट, वो करते हुए आओ, बस वहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, दैट्स इट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, इसका पर्पस क्या है। रिवैल्यूएशन बनता है जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट बनता है जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है। तो पर्पस क्लियर हो गया। टाइम ऑफ प्रिपरेशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में जब भी बदलाव आता है ना बेटा तब चेंज करते हैं। और ये कब बनाया जाता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म खत्म कर रहे होते हैं तब बनाया जाता है। एंट्रीज रिकॉर्डेड ओनली इंक्रीज एंड डिक्रीज इन असेट हम रिकॉर्ड करते थे बेटा रिवैल्यूएशन में, ठीक है। पर रियलाइजेशन में हम पूरा का पूरा ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू एंड सेटल, पूरा असेट लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, उसको सेटल अप करेंगे, ठीक है। तो एंट्रीज ये रिकॉर्ड हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पुराने पार्टनर होते थे उनके कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल में बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो ये फॉर्मेट है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट का। सबसे पहले आपने एसेट ट्रांसफर किया, डेबिट साइड में वो आ गया, एक बार देखो। आपने लाइबिलिटी ट्रांसफर करी, वो आ गया। अमाउंट पेड टू डिस्चार्ज लाइबिलिटी, आपने लाइबिलिटी का पेमेंट किया, वो आ गया। बाय प्रोविजन, जितना भी प्रोविजन था, याद है मैंने कहा था प्रोविजन अलग से ट्रांसफर होगा, वो सारा प्रोविजन आ गया। और आपने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, बेटा कई सारे ऐसा होता है कि अपन इतने ज़्यादा काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता हमारी लाइबिलिटी कितनी सारी है। तो कुछ लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड रह जाती है, पर हमें बाद में पता चलता है ओ इसे भी पैसा देना है, फिर हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को भी। उसी तरीके से हो सकता है कि हाँ भाई हमारे पास इतनी असेट है कि हमें पता ही नहीं कहाँ कहाँ पे एसेट्स है, हम भूल गए खरीद के, पर हमें बाद में रियलाइज हुआ ओ मुंबई में भी एक एसेट है, जयपुर में भी एक एसेट है, दिल्ली में भी एक एसेट है। तो हम क्या करेंगे, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है बेटा। चलो अब इधर देखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय बैंक अकाउंट जो भी आपका एसेट था वो रियलाइज हुआ, और अनरिकॉर्डेड एसेट से जो पैसा आया वो भी, ठीक है। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले जाता है तो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाता है तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है बेटा। उसके कैपिटल अकाउंट को कम या ज़्यादा कर देंगे टेक्निकली। और अगर फिर प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, और या लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में। इतना सा पार्टनर डिसोल्यूशन रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन अकाउंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये क्लियर हुआ। चलो, लोन बाय फर्म टू पार्टनर्स एंड लोन बाय पार्टनर टू फर्म एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला है बेटा लोन बाय फर्म टू पार्टनर, मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, ठीक है। इफ द फर्म हैज गिवन लोन टू पार्टनर इट इज एन एसेट ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली आपने किसी को लोन दिया है तो वो आपकी एसेट हो गई, पार्टनर को लोन दिया एसेट हो गई। एंड दिस अमाउंट शुड बी यूटिलाइज टू मेक पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पार्टनर की गुद्दी पकड़ोगे, देख बंद हो रही है ना पूरी पार्टनरशिप। तो याद कर आज से 2 साल पहले तूने हमसे लोन लिया था, चुका, क्योंकि जो लाइबिलिटी है, जो मिस्टर राम है जो पैसा मांग रहे हैं उनको पैसा देना है। तो इस केस में आप उससे वो पूरा का पूरा लोन का अमाउंट रिकवर करोगे बेटा, ठीक है। यूटिलाइज टू मेक पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ऑफ द फर्म एंड इट इज नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता बेटा,
बट इट इज रिकवर फ्रॉम द पार्टनर बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। आप क्या एंट्री पास करोगे? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। हमें पेमेंट आ गया और पार्टनर का लोन अकाउंट हमने बंद कर दिया। ठीक है। अब है लोन बाय पार्टनर टू फर्म, मतलब ऐसी फर्म जो पार्टनर से लोन उठा रही है। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? इफ अ पार्टनर हैज गिवन एनी लोन टू फर्म हिज लोन विल बी पेड ऑफ आफ्टर ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटी। बेटा याद है ना, प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी पे आता है पार्टनर्स का लोन, तो पहले आप आउटसाइड लाइबिलिटी क्लियर करोगे पूरी। देयरफॉर लोन बाय पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइज, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, इसका पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है बेटा। एंड हिज लोन अकाउंट इज प्रिपेयर सेपरेटली एंड पेड ऑफ बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। लोन बाय पार्टनर टू कैश एंड बैंक, टेक्निकली उल्टी एंट्री हो गई, वहाँ लोन टू पार्टनर है, लोन बाय पार्टनर है, उल्टी एंट्री है। ठीक है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट समझो, आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व एक्सेट्रा टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द फर्म टू द ऑफ द पार्टनर्स, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। हमने पूरा कैपिटल अकाउंट बना लिया। नाउ अब बैलेंस बचता है बेटा, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद कुछ रुपया बचता है, दे दो पार्टनर्स को यार, क्यों परेशान होते हो? अब रख के क्या करना है? तो आप एंट्री क्या डालोगे? कैश टू पार्टनर्स कैपिटल या बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। आपने पेमेंट, मतलब अगर आप पैसा मांगते हो तो ये एंट्री होगी, अगर पैसा देना है तो ये वाली एंट्री होगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। व्हेन अ पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कैश, उसे पैसा लाना है तो फर्म के लिए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और फर्म को अगर देना है पैसा पार्टनर्स को तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। अब असेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो अपन ने देखी ना दो एंट्री बेटा ऊपर। ठीक है, कैश की जगह पार्टनर्स कैपिटल आ जाता है, अगर एसेट लेके जाता है तो क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल आ जाता है, लायबिलिटी पे ऑफ करता है तो डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल आ जाता है। इसकी एंट्री देखेंगे, सबसे पहले एसेट टेकन ओवर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल आएगा। ठीक है। सेकंड है लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, आपने पार्टनर की लायबिलिटी, मतलब पार्टनर ने लायबिलिटी ले ली फर्म की, तो ये डेबिट साइड जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कैश की जगह पार्टनर्स का कैपिटल का नाम आ गया दोनों जगह पे, क्योंकि अब आप कैश में पेमेंट ना करके या कैश में पेमेंट ना लेके पार्टनर ले जा रहा है या पार्टनर उठा रहा है पूरा जिम्मा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, चलो ये लास्ट टॉपिक है, इसको समझते हैं, देन वी आर गुड टू गो। पूरा का पूरा डिसोल्यूशन कंप्लीट हो गया अपना। फर्स्ट पॉइंट, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपियर इन द बैलेंस शीट इट इज ट्रीटेड, समझना आपकी एसेट है गुडविल, और गुडविल अगर बैलेंस शीट में शो हो रही है तो एसेट तो ट्रांसफर होगी। ठीक है, बिके ना बिके वो अलग बात है भाई, एसेट बिकती है अपने को पता है ना, गुडविल बिकती है अपने को पता है, लेकिन क्या पता फर्म ही बंद हो रही है तो कैसी गुडविल, पर आप उसको ट्रांसफर तो करोगे, और सेम तरीके से करोगे जैसे आप नॉर्मल एसेट ट्रांसफर करते हो, तो ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू गुडविल। ठीक है, एसेट। ओके, चलो सेकंड, इफ गुडविल इज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट द अबव मेंशन एंट्री विल नॉट बी पास। अगर गुडविल ही नहीं है, अगले की गुडविल ही खराब थी तो नहीं होगा। व्हेन सम अकाउंट इज रियलाइज्ड फॉर गुडविल, समझना बेटा, आपको गुडविल के बदले में चिंदी रुपए मिल गए, कुछ भी मिल गया, पैसा वैसा मिल गया, तो आप इसकी एंट्री वही जो एसेट बेचने पे होती है वो एंट्री कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इफ गुडविल इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो कैश की जगह क्या आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। और इफ इन द question is silent about the realization of goodwill, it is assumed that goodwill has not realized any amount, कोई अमाउंट नहीं मिला, सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ दो, उसका कोई भी एंट्री नहीं हुई। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डिसोल्यूशन का चैप्टर कंप्लीट होता है।